Hello everyone. So today we are going to start with a new chapter from a new unit. इस unit में एक ही chapter है which is called business cycles. So दो ये इतना important नहीं है from the objective मतलब questions के according, लेकिन लास्ट जो नवंबर अटैम्प्ट था उसमें इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल्स। जैसे एक साइकिल जब हम बोलते हैं यानी जो अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी इकोनॉमी अप होती है कभी डाउन होती है, उसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। यानी फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, एक रिदमिक फ्लक्चुएशंस जो होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वही होती है बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। These rhythmic fluctuations in aggregate economic activity that an economy experiences over a period of time is called business cycle और trade cycle। तो यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑब्वियसली उनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। कभी इकोनॉमी में सिचुएशन अच्छी चल रही होती है, कभी इकोनॉमी में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही होती है। तो वो जो फ्लक्चुएशंस है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो जो फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उन्हीं को बोलते हैं बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि अभी मतलब दो जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि इट इज़ रेकरेंट एंड इट अक्कर्स पीरियोडिकली। रेकरेंट मतलब रीअक्कर होता रहता है, यानी बार बार होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छी सिचुएशन चल रही है तो वही चलती रहेगी, नहीं। अगर अच्छी सिचुएशन है तो उसके बाद नेक्स्ट डाउनफॉल आएगा ही आएगा। उसके बाद डाउनफॉल चल रहा है तो एक्सपेंशन होगा, यानी अच्छी सिचुएशन फिर से आएगी। तो यानी ये पीरियोडिकली होते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि 10 साल के लिए अच्छा चलेगा फिर 10 साल के लिए जो डाउनफॉल है वो आएगा, नहीं। उसका टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है कि जो अच्छी सिचुएशन है वो 10 साल तक चल रही है, उसके बाद जो डाउनफॉल है या फिर ट्रॉफ है, वो ट्रॉफ मतलब जो डाउन सिचुएशन होती है, सबसे नीचे सिचुएशन जो होती है इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं ट्रॉफ। वो सिर्फ 2 साल के लिए, तो कुछ भी टाइम पीरियड जो उसका लिमिट है वो कितना भी हो सकता है, लेकिन ये होगा ज़रूर, ठीक है। अब देखो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं, ये चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, मतलब कि उसके फेजेस क्या क्या होते हैं और सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। तो ये डायग्राम के थ्रू देखो कि जो फेजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। ये देखो सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है यानी ऊपर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। यानी नीचे से जब इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सपेंशन। सबसे ऊपर जब आ जाएगी तो उसको बोलते हैं पीक। वैसे भी हम हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। जो माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज पीक। तो सिचुएशन अच्छी हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, तो एक्सपैंड हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, यानी सब कुछ हाई है, यानी प्राइजेज या यू कैन से इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब कुछ हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, तो वो हो जाएगा पीक। अभी हाईएस्ट पॉइंट रीच हो गया है तो ऑब्वियसली इसके बाद फिर डाउनफॉल आएगा, और जब वो डाउनफॉल आएगा नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब नीचे जाते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रॉफ, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट पॉइंट आ गया, अब फिर से इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बस यही चलता रहेगा। इकोनॉमी बढ़ती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, नीचे जाती है, लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, फिर से एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिचुएशन चलती रहेगी, और ये जिस सिचुएशन में चल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेंड। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की और जो नाम है उसको बोलते हैं, एक्सपेंशन को बोलते हैं बूम और अप स्विंग। ऊपर की तरफ जा रहा है इसीलिए अप स्विंग, तो इसको बोलते हैं बूम और अप स्विंग। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, सब कुछ ऊपर जा रहा है तो सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइजेस, बैंक क्रेडिट, यानी सब कुछ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इंटरेस्ट रेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यू कैन से प्राइजेस हो, मतलब जो बोलते हैं ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन, तो ये पूरी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। जब इन्फ्लेशन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसको बोलते हैं पीक। तो उस पर प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
भी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन शॉर्ट सिर्फ ये याद रखना है कि सारी चीज़ें इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती हैं अंडर दिस एक्सपेंशन, अपस्विंग और बूम। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पॉइंट आएगा पीक। पीक मतलब जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, जो बढ़ रही है, ये पहुंच जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकती, हाईएस्ट पॉइंट पे टच हो जाएगा। सो पीक इज द टॉप मोस्ट और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। सो जो ये बिजनेस साइकिल है, इसका टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, पीक। इसमें क्या होगा, सारी चीजें, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो हाईएस्ट होगी, इनपुट आउटपुट प्राइजेस हाईएस्ट हो जाएंगे। दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन। ऑब्वियसली ये जो एक्सपेंशन है इसका एंड है, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला, हमेशा एक पॉइंट नहीं रह सकता, हमेशा एक फेज नहीं रह सकता। तो पीक के बाद क्या होगा, जो इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के बाद जो इकोनॉमी है वो उसका जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अभी तक एक्सपैंड हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, हाईएस्ट पहुंचा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो यानी रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा या नेक्स्ट साइकिल आएगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज फॉल इन इन्वेस्ट, इसमें सारी चीजें फॉल करना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाएगा। सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, जो सप्लाई है वो डिमांड को एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड इसलिए कर जाएगा बिकॉज यू नो जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था उसमें सब क्या था कि सारे लोग एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करना कम स्टार्ट करेंगे, या फिर यू कैन से कि एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तो सप्लाई तो काइंड ऑफ उतना ही है जितना पहले था, लेकिन लोग एक्सपेंडिचर कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो पीक के बाद सडनली ये सिचुएशन आई है, हम नीचे तो नहीं आए, तो धीरे धीरे जब ये सिचुएशन आई है तो सप्लाई तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन सिचुएशन डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए डिमांड कम हो जाएगी। तो सप्लाई विल एक्सीड डिमांड, यानी लोग जो हैं वो एक्सपेंडिचर कम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, एवरीथिंग इज फॉलिंग। प्रोड्यूसर्स कैंसिल एंड स्टॉप द ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट एंड इनपुट्स। तो क्या होगा, जब सप्लाई कम हो गया है, मतलब सॉरी सप्लाई एक्सीड कर गया है डिमांड को, तो अब प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे, सप्लाई को भी कट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गया है एज कंपेयर टू डिमांड। दिस इज टर्निंग पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। सो ये पीक के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इसी पॉइंट को, ये जो मतलब पीक के बाद जब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, इसी फेज को बोलते हैं रिसेशन, और जब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रॉफ, ठीक है। सो पीक के बाद क्या आना स्टार्ट हो जाता है, रिसेशन, जो काफ़ी बार आया भी है, कुछ टाइम पहले भी आया था इकोनॉमी में। तो ये सिचुएशंस चलती रहती हैं, हमेशा आती हैं, कभी थोड़े टाइम के लिए, कभी ज़्यादा टाइम के लिए। अब क्या, वही सब कुछ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन प्राइजेस, कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक दो टर्म्स होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि सारी चीज़ों में या फिर फ्यूचर में, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं सोचूंगी कि फ्यूचर में जाके मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है, यानी मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ या कुछ भी चीज़ पॉजिटिव होगी, यानी अच्छी होगी। पेसिमिस्टिक होता है हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें देखना, यानी फ्यूचर में जाके कुछ नेगेटिव होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्शन की, तो पहले ही पता चल जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन आती है, डाउनफॉल आता है, तो पता है कि लोएस्ट पॉइंट तो टच करेगा ही करेगा। तो इसलिए लोगों का जो माइंडसेट है, या प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है, वो कैसा हो जाता है, पेसिमिस्टिक, बिकॉज दे नो कि फ्यूचर में जाके सिचुएशन क्या आने वाली है, लोएस्ट, ठीक है। ट्रॉफ आएगा तो लोएस्ट सिचुएशन आएगी, तो उनका माइंडसेट कैसा हो जाता है, पेसिमिस्टिक। और एक्सपेंशन और इसमें उनका माइंडसेट होता है ऑप्टिमिस्टिक। सो बैंक क्रेडिट, बोरोइंग्स, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, स्टॉक प्राइजेस फॉल्स, यानी सब कुछ कम हो जाता है, चाहे वो स्टॉक का प्राइजेस हो, चाहे बोरोइंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइजेस हो,
सारी चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट वन इज ट्रॉफ और डिप्रेशन। ये पार्ट आया रिसेशन, लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा ट्रॉफ, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। जैसे ह्यूमन लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन, ऐसे ही इकोनॉमिक साइकिल में भी सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, डिप्रेशन। यानी सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी लोएस्ट, ठीक है, चाहे वो स्टॉक प्राइजेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, लोएस्ट हो जाएंगी। सो इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, यानी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, ग्रो करना तो छोड़ो, उल्टा और नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस, एक्सपेंडिचर भी लोएस्ट हो जाता है और नेशनल इनकम भी सबसे कम है। डिमांड एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स आर द लोएस्ट। डिमांड, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कम है तो डिमांड भी कम है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड और प्राइस में यही होता है ना। अच्छा, इन जनरल देखो, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम है, जैसे कि इफ़ आई एम अ कंज्यूमर, मैं किसी चीज़ की डिमांड कम कर रही हूँ, तो क्या है, जो लोग हैं उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, तो वो महंगी हो जाती है, सस्ती हो जाती है। ऑब्वियसली वो सस्ती हो जाएगी क्योंकि उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो जब लोग एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो उसके प्राइजेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, यानी एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी। फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट आ जाएगा। इसमें भी फॉल करता है, लेकिन जब लोएस्ट आ जाती है सारी चीज़ें उसको बोलते हैं ड्रॉप। जैसे इसमें भी बढ़ता है, लेकिन जब हाईएस्ट हो जाती है सारी चीज़ें उसको बोलते हैं पीक। देन फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। अच्छा, सारी चीज़ें डिक्रीज तो कर रही हैं या लोएस्ट तो है, लेकिन अगर अगर तुम्हारे आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें से एक पूछा हुआ है कि मेन फैक्टर क्या होता है, तो मेन फैक्टर इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे, दैट इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट। ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, जनरली क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं कि क्या कम होता है, किसमें क्या ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यानी जो लोएस्ट पॉइंट जो ये है ट्रॉफ की सिचुएशन है, इसमें लोएस्ट क्या है, मतलब सारी चीज़ें लोएस्ट जाती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, यानी मतलब यू कैन से कि बैंक्रप्सी, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टच बॉटम। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यू कैन से डिमांड हो, ठीक है, चाहे सप्लाई हो, सारी चीज़ें बॉटम में टच कर जाती है, सबसे लोएस्ट सिचुएशन आ जाती है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 to 33, जो सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था अभी तक, ठीक है, मतलब अभी लास्ट जो हुआ था वो हुआ था 1929 to 33 में, ठीक है, इतने टाइम तक वो चला था, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। लास्ट वन इज द रिकवरी। रिकवरी वही है, अगेन ट्रॉफ के बाद क्या सिचुएशन होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेंशन। तो अब फिर सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी 4 ही फेजेज हैं, सो उसी को ही लिखा हुआ एक्सपेंशन को ही, कि अब फिर से इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट कर जाएगी। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली। कोई भी चीज़ एंडलेसली डाउन नहीं जा सकती। अब ये लोएस्ट पॉइंट जब टच कर गई है तो अब ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एज एक्सपेंशन, वही सेम एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर पीक आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन। ये चीज़ें चलती रहती है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सिर्फ डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है या कितने साल तक चल रहा है, बस वो चीज़ें फ्लक्चुएट करती है कि कितने टाइम तक क्या चीज़ चल रही है, लेकिन आएगा सब कुछ। और ये जब तक हमारी लाइफ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस चलती रहेंगी। नोट, इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस। नेक्स्ट जो अब ये था, यही थी बिजनेस साइकिल। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सुनो। Economists use changes in variety of economic activities to measure business cycle and to predict where economy is headed towards. These are called indicators. Okay. So in general indicators क्या होते हैं? Indicators वो चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी चीज़ के लिए indicate करे कि ऐसा होने वाला है, ठीक है।
तो जैसे हमने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका यही काम होता है कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन हो रही है या फिर फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में पता करना। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं इकोनॉमी में, उससे जैसे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी तो कुछ टाइम स्टार्ट हो गया है, पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इससे पहले ही पता चल जाता है कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन आने वाली है, यानी कौन सा फेज आने वाला है। ठीक है, डाउनफॉल ही आएगा ऑब्वियसली। डाउनफॉल अगर ऐसे ही बहुत टाइम तक ये चीज़ें चलती रही तो डिप्रेशन की सिचुएशन में हम चले जाएंगे, पूरी मतलब वर्ल्ड डिप्रेशन की सिचुएशन में चला जाएगा। तो यही होता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं पहले से पता लगाते हैं। जैसे देखो फोरकास्टिंग बोलते हैं ना, वही है ये फोरकास्टिंग। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, डिमांड फोरकास्टिंग भी होती है, आगे डिमांड क्या होगी आपके प्रोडक्ट की। देखो ऑब्वियसली अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता तो नहीं होगा कि मेरे को कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आगे जाके कितने लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर विंटर्स में मैं स्वेटर्स की प्रोडक्शन करने वाली हूँ, ठीक है, विंटर्स के लिए, तो मैं तब जाकर तो प्रोड्यूस करूँगी नहीं, अभी से प्रोड्यूस करूँगी। अब मैं कितना प्रोड्यूस करूँ वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है जो ये पता करती है कि डिमांड आगे जाके क्या हो सकती है। वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उन्हीं का काम होता है अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ों से वो देखते हैं कि आगे जाके मेरे स्वेटर्स की कितनी डिमांड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। ऐसे ही इसमें भी आगे जाके क्या सिचुएशन होगी ये इकोनॉमिस्ट पता करते हैं, और जिन चीज़ों से वो पता करते हैं उसी को बोलते हैं इंडिकेटर्स। ऑब्वियसली कुछ चीज़ इंडिकेट करेगी ना, जैसे कि लेट्स टेक कि किसी भी चीज़ के प्राइस थोड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमी में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है, तो उनको पहले से इंडिकेशंस हो जाती हैं या पता चल जाता है कि आगे जाके किसकी सिचुएशन आएगी, पीक की सिचुएशन आएगी। अभी जो हमारा पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, सारी चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं, तो उनको पता है कि अभी डाउनफॉल चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके डिप्रेशन की सिचुएशन 100% आ जाएगी। ठीक है, सो जिन चीज़ों से उनको पता चलता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। और इन जनरल भी इंडिकेटर्स उसी को ही बोलते हैं जो कुछ इंडिकेट करे कि क्या होने वाला है। ठीक है, सो 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, वेरी इजी, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, जो इनके नाम है ना वही है ये। सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग का क्या मतलब है? लीड करना यानी आगे चलना। तो लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो कि सिचुएशन अभी आई नहीं है, उससे पहले ही हो गया है। इट इज़ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। तो यानी अभी सिचुएशन आई नहीं है, उससे पहले वो चीज़ हो चुकी है, यानी जो इंडिकेटर है वो सिचुएशन, या जैसे कि मतलब वी आर सपोजिंग कि डिप्रेशन अगर आएगा तो डिप्रेशन आने से पहले ही वो चीज़ हो चुकी है। जो भी इंडिकेटर जो इकोनॉमी जो एक इकोनॉमिस्ट है वो लेकर चल रहा था कि वो इंडिकेटर उसको इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो वो इंडिकेटर अगर पहले हो चुका है, जो सिचुएशन आएगी डिप्रेशन से पहले अगर वो हो चुकी है चीज़, तो उसको बोलेंगे लीडिंग, क्योंकि वो आगे चल रहा है, इट इज़ लीडिंग। ठीक है, अगर वो उसके साथ हो रही है, ठीक है, जैसे कि जब वो डिप्रेशन है उसी टाइम पे वो इंडिकेटर भी चेंज हो रहा है या उसी टाइम पे वो चीज़ हो रही है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, यानी दोनों कोइंसाइड कर गया। और लैगिंग इंडिकेटर मीन्स वो सिचुएशन हो चुकी है लेकिन जो इंडिकेटर है वो बाद में आ रहा है। जैसे कि लैगिंग इंडिकेटर, वेरिएबल्स दैट चेंजेस आफ्टर रियल आउटपुट चेंजेस। एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया लैगिंग, जैसे कि जब सिचुएशन आ चुकी होती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है, जब हमारा रिसेशन का टाइम था, मतलब धीरे धीरे गिर रही है इकोनॉमी अभी, तो उससे ही पहले लोग उसके बाद धीरे धीरे लोग अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो गई है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो यानी जो उसके बाद होता है दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। और जो साथ साथ में चलता है उसको बोलते हैं, जैसे कि रिटेल सेल्स, पर्सनल इनकम, हमारी खुद की पर्सनल इनकम कितनी है वो सारी कम हो रही है या कुछ भी, वो सारी चीज़ें अगर वो साथ साथ में हो रही है तो उसको बोलते हैं
कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो आपको सिर्फ क्या चीज़ याद रखनी है, जो एक्चुअल सिचुएशन से पहले हो जाती है दैट इज लीडिंग, जो एक्चुअल सिचुएशन के साथ होती है दैट इज कोइंसिडेंट, एंड जो एक्चुअल सिचुएशन के बाद होती है दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। सो ये थे इंडिकेटर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। अभी जस्ट मैंने बताया था जब हम फेजेस पढ़ रहे थे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, लास्ट जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो आया था 1930 में। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एंड द डीपेस्ट डिप्रेशन, मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन ऑफ 20th सेंचुरी 1930। सो 20th सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का तो अभी तक नहीं आया है, 20th सेंचुरी का ये सबसे डीप और सबसे वाइड स्प्रेड, यानी एक जगह स्टार्ट हुआ था, ये यूएस में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड पूरा फैल गया। ये जनरली देखो फैल जाते हैं ये चीज़ें। अगर मैं लेट्स टेक कि जैसे इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर 3 सेक्टर, कहीं पे भी 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी। सो लेट्स टेक कि सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें ज़्यादा वैसे बिजनेस साइकिल का इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है। सो उसमें अगर लेट्स टेक कि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आया हुआ है, सारी चीज़ों का प्राइस गिर रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें कम हो रही हैं। तो जब सारी चीज़ें कम हो रही हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किससे कनेक्टेड होता है, प्राइमरी सेक्टर से भी होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो ट्रैक्टर्स या बाकी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से ही आती है। या फिर जो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्राइमरी सेक्टर बनाते हैं, जैसे कि काफ़ी रॉ मटेरियल यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो इफेक्ट आया है या डिप्रेशन या फिर रिसेशन कुछ भी आया है तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर किससे कनेक्टेड होता है, टर्शरी सेक्टर से। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में कुछ भी इश्यूज आए हैं तो वो अपने आप ही किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टर्शरी सेक्टर पे। तो तीनों सेक्टर्स में रिसेशन फैल गया। ऐसे ही हमारी इंटरनेशनल ट्रेड भी होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो हम करेंगे, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज से होती है, उनकी और कंट्रीज से होती है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती है, फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक जगह पर अगर रिसेशन या कुछ भी डिप्रेशन आया है और अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रहा है तो धीरे धीरे वो वर्ल्ड वाइड पूरा फैल जाता है, जैसे कि इसमें हुआ था। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये सबसे डीप और वाइड स्प्रेड डिप्रेशन था 20th सेंचुरी का। ग्लोबल जीडीपी, इट वॉज स्टार्टेड इन यूएस। ग्लोबल जीडीपी फेल डाउन टू 15% बिटवीन 1929 to 32। तो बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल जीडीपी था, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी था, वो जितना भी था उसका 15% रह गया था, इतना कम हो गया था, ठीक है। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एवरीथिंग फेल्स, ये तो हम ऑलरेडी उसके फीचर्स पढ़ चुके हैं कि सारी चीज़ें नीचे गिर गई थी। वर्ल्ड बिगिन रिकवरिंग इन 1933 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद जब डिप्रेशन आ गया तो ऑब्वियसली इसके बाद किसकी सिचुएशन आएगी, एक्सपेंशन की, यानी रिकवरी की। तो 1933 में जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उस टाइम पर जो सिचुएशन है वो रिकवरी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जो 2 था, मतलब ऐसे वर्ल्ड वॉर होते हैं, कुछ भी होता है, उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करना कैसे स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके लिए लड़ाई के लिए सामान चाहिए होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें बनाने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसे ही सारी चीज़ें जब प्रोडक्शन वगैरह सारी गुड्स और सर्विसेज की स्टार्ट होती है तो इकोनॉमी में धीरे धीरे सिचुएशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो ये ग्रेट डिप्रेशन था, इस पे एंड आया था और धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हुई थी। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिजनेस साइकिल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। 2 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेकरिंग नेचर के होते हैं और साथ साथ में पीरियोडिकल, मतलब टाइम जो होता है उनका वो सेम नहीं होता। फर्स्ट वन इज अकर्स पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम पीरियड में ये चलते रहते हैं, सारी सिचुएशंस आती हैं, ये कभी भी नहीं रुकेगा, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सिर्फ क्या डिफरेंट होता है कि जो टाइम है वो चेंज हो सकता है, लाइक कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल की, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, सेम नहीं होता। लेकिन ये सारी सिचुएशन आती ज़रूर है। अगर एक्सपेंशन आया तो इसके बाद सडनली कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, एक्सपेंशन के बाद पहले पीक आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा और उसके बाद ट्रॉफ आएगा, उसके बाद
हो सकता है कि ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। हर बिजनेस साइकिल के 4 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ, ठीक है। जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? डिमांड और सप्लाई वाली। और जो रिस्ट्रिक्टेड या यू कह सकते हो कि दूसरी वाली कौन सी होती है? गवर्नमेंट वाली, ठीक है। सो गवर्नमेंट खुद प्राइजेस वगैरह सब सेट करती है, तो उसमें जनरली ये नहीं होता। जो फ्री मार्केट है ना, उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है मार्केट में। तो जनरली फ्री मार्केट में ज़्यादा आती है ये फ्लक्चुएशंस। इट इज़ परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, ये कहीं भी हो सकती है, और मतलब किसी भी कंट्री में हो सकती है, किसी भी सेक्टर में हो सकती है, और उस सेक्टर या कंट्री से हर जगह फैल जाती है। कंपेयर टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर इफेक्टेड बाय ट्रेड साइकिल। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आती है। क्योंकि क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका रीज़न क्या है? बहुत ही बेसिक और सिंपल रीज़न है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्या चीज़ें बनाता है? वो जनरली बनाता है जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, उसकी डिमांड और सप्लाई इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी डिमांड, सप्लाई या उसमें इन्वेस्टमेंट, बिकॉज बहुत टेक्नोलॉजी और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा बिजनेस जो साइकिल है वो इफेक्ट होती है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसकी वजह से और सेक्टर्स और पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैल जाता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये पता लगाना कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ चेंज नहीं होती, कभी कुछ चीज़ें चेंज होती है, उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन मतलब सारी चीज़ें एक साथ इफेक्ट होना स्टार्ट होती है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या फेज आने वाला है या क्या सिचुएशन चल रही है। रेपरकेशंस ऑफ बिजनेस साइकिल गेट्स फेल्ट। सबसे पहले रेपरकेशंस का मतलब क्या होता है? रेपरकेशन मीन्स एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, स्पेशली अनवेलकम वन। यानी वो ये बोल रहे हैं कि रेपरकेशन का इन जनरल मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि मतलब हम नहीं चाहते कि हो। मतलब अनवेलकम मतलब हमने उसके लिए कुछ कोशिश नहीं की कि ये चीज़ हो, लेकिन पहले से इंडिकेशन हो जाती है कि कुछ चीज़ होने वाली है। तो वही है, जैसे कि अब जैसे मैंने बोला कि अगर ये पैंडेमिक की सिचुएशन चलती रही तो डिप्रेशन आ जाएगा। वो हमें पता है कि अगर ये सिचुएशन चलती रही कि, और इकोनॉमिस्ट को तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वो उनका यही काम होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन हम तो नहीं लेके आए ना उसको। वी आर नॉट वेलकमिंग इट, कि हमने नहीं बोला कि वो आए, या हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे वो चीज़ आए। तो रेपरकेशंस पहले से ही पता लग जाती हैं। यानी सीधी बात ये है कि बिजनेस साइकिल की जो भी चीज़ें हैं वो पहले से इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाती है। हमें थोड़ा थोड़ा फील होने लग जाता है कि ये सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें अगर गिर रही है तो हमें पता है कि रिसेशन आ जाएगा, और धीरे धीरे अगर यही चलता रहा तो डिप्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिप्रेशन के बाद ऑब्वियसली उसकी सिचुएशन आएगी एक्सपेंशन की। जब धीरे धीरे सब कुछ बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमें पता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक टाइम पे पीक की सिचुएशन भी आएगी, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स आर कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल इन नेचर। कॉन्टेजियस का मतलब होता है विच कैन बी स्प्रेड ईजिली। ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक अगर सेक्टर में है तो धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में फैल जाता है, और इंटरनेशनली भी फैल जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉन्टेजियस इन नेचर। ये थे इसके फीचर्स। नाउ द लास्ट जो टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। आखिर बिजनेस साइकिल होते क्यों हैं, ठीक है। इसके कुछ बहुत वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, बट जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं वो ये हैं। सबसे पहले इंटरनल कॉजेज। कुछ इंटरनल कॉजेज हो सकते हैं। फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। अगर जो डिमांड है, जो भी देखो सप्लाई जनरली क्या होता है, सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं होता है। सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, या यू कैन से कि इलास्टिक होता है। सप्लाई को जो भी सेलर्स हैं या फिर वो चेंज कर सकते हैं। डिमांड ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, और डिमांड की वजह से सप्लाई पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो इफेक्टिव डिमांड refers to willingness and ability of consumer to purchase goods at different prices. It is very easy. डिमांड क्या होती है?
जो भी लोग खरीदना चाहते हैं अलग अलग प्राइजेस पे, दैट इज कॉल्ड डिमांड. इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज एक्सपेंशन एंड बूम. डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज रिसेशन और डिप्रेशन. ऑलरेडी हम फीचर्स पढ़ चुके हैं. अगर हमने डिमांड करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है तो क्या सिचुएशन होगी, मैंने पहले ही बताया है. जब सारी कुछ चीज़ें बढ़ती है तो सिचुएशन क्या होती है, एक्सपेंशन की या पीक की. तो अगर हम डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं तो या तो एक्सपेंशन की सिचुएशन होगी या फिर पीक की. और अगर डिमांड कम हो जा रही है तो या तो कंट्रैक्शन की सिचुएशन होगी या फिर डिप्रेशन की. ठीक है, तो क्या रीज़न होता है, फर्स्ट जब डिमांड चेंज हो जाती है और उसकी वजह से सप्लाई भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मेन रीज़न डिमांड होता है. जनरली डिमांड चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज होता है. ठीक है, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट. दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट भी फ्लक्चुएट करेगी. अगर इन्वेस्टमेंट देखो, जो जनरली इन्वेस्टमेंट चेंज होती है वो क्यों होती है, इन्वेस्टमेंट जनरली चेंज होती है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे या बाकी सारी चीज़ों पे. तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो अच्छी सिचुएशन है. तो किस फेज में होगी, अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है मतलब हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो एक्सपेंशन या पीक, और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो कंट्रैक्शन या फिर ट्रॉफ. ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा कम लगा रही है, जैसे कि कुछ भी लगाओ, जो पब्लिक गुड्स है, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ों में लोग मतलब डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट है वो अगर पैसा कम लगा रही है तो कौन सी सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन की. और अगर गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा लगा रही है, इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी डेवलप कर रही है, तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, एक्सपेंशन एंड पीक. ये चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं इसमें कि इम्प्रूव कर रही है इकोनॉमी, डाउन कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, बस उसी के फीचर्स हैं. तो अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो अच्छी बात है ना, मतलब डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमी में, तो इसीलिए कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, एक्सपेंशन एंड पीक की. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. ऑल्सो कॉज बिजनेस साइकिल. एक्सपेंशनरी पॉलिसी सच एज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कट्स boost aggregate demand. This results in booms and vice versa. ठीक है, सो दो तरह की पॉलिसीज़ होती है, या यू कैन से कि दो तरह के मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर्स. बहुत सिंपल है. अगर जो इन्फ्लेशन या फिर यू कैन से कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उनको मैनेज करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती है उसको बोलते हैं फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसीज़. और अगर आरबीआई कुछ भी मेजर्स या लेता है या पॉलिसीज़ बनाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मॉनेटरी मेजर्स. ठीक है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग मतलब 12th क्लास में है भी, जो वो होते हैं ना CRR, SLR. ठीक है, ये सारे होते हैं मॉनेटरी मेजर्स. और फिस्कल मेजर्स होते हैं, फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा सकती है या अपनी कम कर सकती है. ठीक है, यही सारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और उसकी जो इनकम है उसमें कम ज़्यादा होना वो होता है फिस्कल पॉलिसी. तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, यानी अपनी फिस्कल पॉलिसी में वो चेंज कर रही है, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगा रही है, तो कौन सी सिचुएशन होगी, बूम और एक्सपेंशन की. ठीक, मतलब बूम, एक्सपेंशन या पीक की. और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, यानी अच्छा नहीं हो रहा है, तो यानी सिचुएशन किसकी हो जाएगी, रिसेशन की या डिप्रेशन की. ठीक है, इन शॉर्ट इकोनॉमी अगर डेवलप करनी है यानी अच्छी चीज़ है तो सिचुएशन ये वाली हो जाएंगी दोनों, एक्सपेंशन और पीक. और अगर अच्छी सिचुएशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन और ट्रॉफ हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मनी सप्लाई. ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना. Unplanned changes in supply of money may cause business cycle fluctuation in an economy, and increase in supply of money causes expansion in aggregate demand. ये भी उसी से कनेक्टेड है, बहुत आसान है. देखो, अगर मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई कुछ भी कर रहे हैं, मैंने बताया ना, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई करती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी सप्लाई को बढ़ा रही है या एक्सपेंडिचर कुछ, जैसे भी एक्सपेंडिचर है कुछ भी करके मनी सप्लाई को अगर वो इंक्रीज कर रही है इकोनॉमी में, तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, अच्छी सिचुएशन है तो एक्सपेंशन और पीक.
और अगर मनी सप्लाई को कम कर रही है तो वो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। सेम गोज विद RBI, अगर वो मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है तो ये अच्छी वाली सिचुएशन हो जाएंगी दोनों, और अगर वो मनी सप्लाई को कम कर रहा है तो सिचुएशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन और ट्रॉफ की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी मतलब हमारी माइंड सेट से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था ना माइंड सेट ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। अगर किसी का माइंड सेट ही ऐसा है, लेट्स टेक कि मेरा माइंड सेट ऑप्टिमिस्टिक है, यानी मैं फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा जाके, तो मैं क्या करूँगी? इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूँगी। तो क्या है कि आगे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर लोगों का माइंडसेट अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से आगे क्या हो जाएगी? सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो यानी जब इन्वेस्टमेंट होगी तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? एक्सपेंशन एंड पीक की। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरा माइंडसेट पेसिमिस्टिक है, यानी मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में जाके नेगेटिव होने वाला है, तो मैं इन्वेस्ट, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स की जो सोच है वो पेसिमिस्टिक है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? रिसेशन एंड डिप्रेशन की। ठीक है, सो अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो एक्सपेंशन एंड पीक, और अगर पेसिमिस्टिक है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। सो ये सारे थे इंटरनल कॉजेज। ऐसे ही कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल कॉजेज। और एक्सटर्नल कॉजेज कौन से होते हैं? वॉर्स, जो हमने सबसे अभी ही किया पहले। ड्यूरिंग वॉर टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक वेपन्स, आर्म्स इंक्रीजेज and production of consumer and capital goods decreases, which in turn causes falls in income, profits and employment. It leads to downturn in business cycle. देखो, जब वॉर चल रहा होता है, जैसे कि कोई मतलब लेट्स टेक कि कोई भी वॉर अभी चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग है, तो जो इकोनॉमी है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगी? वॉर वेपन्स, वो सब चीज़ें बनाना, जो भी लड़ाई के लिए सामान चाहिए वो सब बनाना स्टार्ट कर देगी। और जो भी इन जनरल हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए होता है, जो कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं या कैपिटल गुड्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को कम कर देगी। तो उनकी प्रोडक्शन को कम कर देगी तो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स है उनको बनाना कम कर दिया है। तो जब कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स कम कर देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स ही नहीं बन रहे तो हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो सिचुएशन किसकी है? ये ड्यूरिंग वॉर की बात हो रही है, जब वॉर चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम कौन से गुड, या तो ड्यूरिंग वॉर या यू कैन से कि वॉर आने वाला है तभी भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी ड्यूरिंग वॉर हम वो गुड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे जो लड़ाई के लिए चाहिए, और बाकी जो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, जिससे डेवलपमेंट होती है, वो सारे बनाना कम कर देंगे। तो सिचुएशन किसकी आ जाएगी? रिसेशन की। ठीक है, ये मतलब डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, यानी लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा? जब लड़ाई हो चुकी है तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा यू कैन से वीक हो जाती है, सब कुछ फिर से बनाना पड़ता है। तो इस बार क्या हो, जैसे हाउसेज हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, पब्लिक गुड्स, या फिर यू कैन से कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, सारी चीज़ें फिर से अब, क्योंकि सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें खराब, मतलब चीज़ें, सिचुएशन अच्छी नहीं होती वॉर के बाद। जब लड़ाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, बहुत सब कुछ डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, और बहुत सब कुछ इकोनॉमी, मतलब जो भी चीज़ है सारी कंस्ट्रक्शन और वो सब ख़राब हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो सारी चीज़ें फिर से डेवलप करनी पड़ती हैं, तो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ज़्यादा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कैपिटल गुड्स फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, और यू कैन से कि पब्लिक गुड्स फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, कंज्यूमर सारे गुड्स फिर से बनना स्टार्ट होते हैं। तो धीरे धीरे सिचुएशन किसकी आती है? एक्सपेंशन की, पीक की, जो कि अभी मैंने पीछे जो बताया था ना आपको, ग्रेट डिप्रेशन वाला, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद उसकी वजह से, उसके बाद मतलब जब वो हो गया था, उसकी वजह से जो डिप्रेशन है उसकी सिचुएशन से रिकवरी होना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट करेगी ना तो सब कुछ फिर से बनना शुरू होगा। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्रेट डिप्रेशन से रिकवरी होना स्टार्ट हो गई थी, यही रीज़न था वो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल शॉक। टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये सब होता है ऑब्वियसली। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables production of new and better products and services
दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दिस लीड्स टू एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक बूस्टअप। बहुत ईजी है, जो भी अपडेटेड या नई टेक्नोलॉजी होती है उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट करने, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो गुड्स और सर्विसेज, और नई टेक्नोलॉजी की वजह से गुड्स और सर्विसेज भी इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। उन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन, मतलब अच्छा फेज स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज भी कम होती है क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है ना अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो बेटर टेक्नोलॉजी मीन्स अपस्विंग एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मीन्स डाउनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज समटाइम्स नेचुरल फैक्टर्स। Weather cycles, fluctuations in agriculture output causes the agrarian sector instability with reduced income of farmers. This reduce the demand for industrial goods. Reduced demand for industrial products may causes industrial recession. बहुत easy है, already discuss हम कर चुके हैं कि कभी कभी कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जनरली जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है ना वो एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे होता है। तो लेट्स टेक कि कुछ भी बाढ़ आ गई है कुछ भी, तो उसकी वजह से जो भी वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम कम हो गई है। उनकी इनकम कम हो गई है तो ऑब्वियसली जो वो डिमांड करते थे यानी ट्रैक्टर्स या कुछ भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से उन्हें चाहिए होता था, अब वो वहाँ से वो चीज़ नहीं लेंगे, और अगर वहाँ से नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रिसेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी फैल जाएगा। तो रीज़न क्या था, नेचुरल फैक्टर, वो बाढ़ की वजह से या कुछ भी आंधी तूफान बारिश किसी की भी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर इफेक्ट पड़ा, और जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ गया। इंडस्ट्रियल से अपने आप टर्शरी में वो फैल जाएगा। ठीक है, सो कभी कभी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी ये फेजेस आ सकते हैं, और नेचुरल फैक्टर्स के जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। हायर ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेसर सेविंग्स, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रोथ रेट हमेशा जब पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हायर ग्रोथ रेट, दैट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेसर सेविंग्स, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस इफेक्टिव डिमांड, स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी ये चीज़ फेस कर रही है बहुत टाइम से, और आगे शायद और ज़्यादा फेस करे, जो कि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब या पॉपुलेशन ग्रोथ। जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट को लोगों के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे। जब वो और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी में है वो ग्रो नहीं करेगी। और भी नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेविंग कम कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कम कर पा रही है, तो यानी सिचुएशन क्या होती है, डाउनफॉल की, यानी अच्छी सिचुएशन नहीं होती। तो ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ओके, सो यही था चैप्टर। ठीक है, यही था बिजनेस साइकिल में जो भी सारी चीज़ें थी। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, चारों फेजेस याद रखने हैं। फीचर्स तो बहुत आसान है इसके। ठीक है, उन चारों फेजेस में क्या क्या होता है वो भी बहुत आसान चीज़ है। सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो एक्सपेंशन होता है, हाईएस्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, पीक आ जाता है, धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन, और लोएस्ट हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ क्या पढ़ी है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये बताए कि आगे जाके सिचुएशन क्या होने वाली है। ठीक है, या कुछ भी इंडिकेशन मिल रहा हो, अभी बता रहे हो या आगे जाके कुछ भी, तो वो सारे होते हैं इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स एक्चुअल सिचुएशन से पहले आ जाते हैं उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, जो उसके एक्चुअल सिचुएशन के साथ आते हैं उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर, और जो एक्चुअल सिचुएशन के बाद आते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैगिंग, पीछे रह गए वो, दैट इज कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, सो यही था चैप्टर। अब एक चीज़ और देख लो कि कुछ मतलब इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशंस दी है। डेफिनेशन इन द सेंस वो अपने तरीके से ये बता रहे हैं
कि उनके अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल में जो बिजनेस साइकिल का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ठीक है, ट्रेड साइकिल इज हॉट्रे की स्पेलिंग ये है HAWTREY, ठीक है। हॉट्रे ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। जो इतने सारे फैक्टर्स हमने पढ़े ना जिनकी वजह से ट्रेड साइकिल होती है, उसी में से एक एक के लिए इन्होंने बोला है। एक की वजह से कुछ है, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये नहीं, इसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो हॉट्रे कह रहा है कि ट्रेड साइकिल जो होती है वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना होती है। जो हमने पढ़ा था ना, मनी सप्लाई कम ज़्यादा कर देती है गवर्नमेंट या RBI, उसकी वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो ये कह रहा है कि मॉनेटरी जो फिनोमिना है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से जो ये जो सारी फ्लक्चुएशन है ये होती हैं। अनप्लान चेंजेस इन मनी ऑफ सप्लाई में कॉज बिजनेस फ्लक्चुएशन। वो यही कह रहे हैं जो पहले से प्लान करके मनी सप्लाई की सिचुएशंस नहीं रखी जाती, उसके लिए ये सारी अनप्लान सिचुएशंस आ जाती हैं। यानी मतलब पहले से नहीं सोचा, एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दिया, एकदम से मनी सप्लाई को बढ़ा दिया तो एक्सपेंशन हो जाएगा, मनी सप्लाई कम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू PIGU, PIGOU, ठीक है, ये कॉमन नाम है, ये सुना होगा। अकॉर्डिंग टू PIGU, modern business activity are based on the anticipation of or thinking of business community and are affected by waves of optimism और pessimism। ये बोल रहे हैं, जो हमने पढ़ा था ना माइंडसेट वाला साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, वो ये बोल रहा है कि ये सबसे मेन फैक्टर होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग जो ये फ्लक्चुएशंस होती है ना, ये होती है लोगों की माइंडसेट की वजह से। यानी अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो सिचुएशन एक्सपेंशन, क्योंकि देखो मैं सोच रही हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो आगे जाके मैं खुद से अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जाके सिचुएशन अच्छी होगी। तो चाहे अच्छी होने ना वाली हो, लेकिन अगर बहुत सारे इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक है तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे और आगे जाके ऑटोमेटिकली सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो माइंडसेट की वजह से होता है अकॉर्डिंग टू PIGU। अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो अच्छी सिचुएशन आएगी, अगर पेसिमिस्टिक सोच है इन्वेस्टर्स की तो सिचुएशन कैसी आएगी? ऑब्वियसली डाउनफॉल वाली। Last is according to Schumpeter, trade cycles occur as a result of innovation which take place in the system from time to time। ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग, Schumpeter के अकॉर्डिंग ही सेइंग कि जो ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल्स होती हैं ये होती है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।